जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और समय हो चुका है आप सभी का, तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी, जीडीसी, केवीसी और यूजीसी नेट, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत कर चुके हैं और इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की यह क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की है और आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी देखेंगे। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्लास होगी आज की। ठीक है, आज की इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कहता है ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपने आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं या कहते थे। ठीक है, यहाँ पे है नहीं, थे मान के चलिए कि पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। जी हाँ साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्य बैंक था, जिसे 1955, जी हाँ साथियों याद रखिएगा आप लोग, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया और यह बैंक जो था यह 1921 में भारत के अंदर आया था। इसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जानते हैं और इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास शामिल किया गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे इसे इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई, जी हाँ 1 जुलाई, किसकी समिति पर? गोरेवाला समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाँ एक चीज़ और, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो बम्बई बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है। ऑप्शन ए है आईआरडीए,
ऑप्शन बी है SEB यानी सेबी, ऑप्शन सी है NSE या ऑप्शन डी है RBI। ठीक है, तो बताइए सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कौन कार्य करता है। तो देखिए साथियों, IRDA पहला ऑप्शन हम लेते हैं। IRDA जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। IRDA जो है ये सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योगों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है आपका ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम जो आया था 1922 के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली थी और 30 जनवरी 1922 को यह प्राप्त हो गया था। इसका मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। सेबी क्या होता है कि यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है और ये जो है ये सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है। सेबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन ये संवैधानिक तौर पर सेबी अधिनियम 1922 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। आ गई बात समझ में। मुख्यालय मुंबई है, वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका NSE, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 हुई थी। NSE की जो इंडेक्स है यानी निफ्टी 50 जो है यह नेशनल इंडेक्स जिसे हम 50 कहते हैं, इसका उपयोग जो है वो भारतीय आप कह सकते हैं पूंजी बाजारों के बैरोमीटर के रूप में किया जाता है और भारत और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो NSE जो है आपका वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इतना आप याद रखिए। RBI के बारे में आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का अर्थ क्या होता है। तो देखिए साथियों, म्यूचुअल फंड ऑफ व्यवसाय में SIP का अर्थ क्या होता है यानी SIP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि सैलराइड इंडिविजुअल एंड प्लान, और ऑप्शन बी है सिस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्लान, ऑप्शन सी है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए SIP का फुल फॉर्म क्या होगा। सैलराइड इंडिविजुअल एंड प्लान, सिस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का जो अर्थ होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात किया जाए तो ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि इसके तहत आप जो है अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग किस्तों में एक निश्चित धनराशि जो है वो जमा कर सकते हैं। बाद में इस धनराशि के द्वारा आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपसे, देखिए क्लास को शेयर करते रहिए, जो भी साथी चैनल पे जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में अनुसूचित बैंकिंग संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है महाजन, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकर्स, ऑप्शन सी है स्टेट सहकारी बैंकर्स या ऑप्शन डी है निजी क्षेत्र बैंकर्स। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि भारत में अनुसूचित बैंकिंग संरचना का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाजन। साथियों, यहाँ पे भारत में अनुसूचित बैंकिंग संरचना की बात आई है।
सबसे पहले हम यही जानते हैं कि भारत में अनुसूचित बैंक क्या होता है। तो साथियों, भारत में जो अनुसूचित बैंक होता है वह बैंक होता है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था। उन्हीं बैंकों को हम लोग भारत में अनुसूचित बैंक कहते हैं। आरबीआई बैंक ने इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल किया है जो उपयुक्त अधिनियम की धारा 42, ध्यान रखिएगा, जो उपयुक्त अधिनियम की धारा 42 के 6 भाग के मानदंडों का पालन करती है। और 30 जून 1999 तक भारत में कुल, अगर अनुसूचित बैंकों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो 30 जून 1999 तक भारत में कुल 300 अनुसूचित बैंक थे, जिनका जो कुल नेटवर्क यानी आप शाखाओं की बात किया जाए तो 64,918 शाखाओं का नेटवर्क था। और भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जो आप ये कह सकते हैं कि अनुसूचित बैंक की संरचना में किन किन बैंकों को शामिल किया गया था, आपको याद रखना होगा। इसमें भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों को शामिल किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं उन्हें शामिल किया गया, विदेशी बैंकों को शामिल किया गया, और इसके अलावा जो निजी बैंक थे, निजी क्षेत्र के जो बैंक थे उन्हें शामिल किया गया, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसमें शामिल किया गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, और जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है संपत्ति कर, ऑप्शन बी कहता है व्यवसाय कर, ऑप्शन सी है उत्पाद कर, ऑप्शन डी है आय कर। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय कर। जी हाँ साथियों, व्यवसाय कर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। देखिए, व्यवसाय कर के बारे में बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो वेतन के रूप में आय अर्जित करता है वह इस कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और व्यावसायिक मालिक, व्यापारियों और अन्य व्यवसायों वालों को भी शामिल किया गया है। तो आपको इतना याद होना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, देखिए यहाँ पे नीति होगा, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया। हाँ, नीति आयोग का वर्तमान चेयरमैन कौन होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है पनगढ़िया, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग के जो वर्तमान में चेयरमैन है, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो हैं आपके हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, अगर यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो वो आपके राजीव कुमार होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग क्या है, ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग का जो आप पूरा नाम जो है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। यह आयोग जो है वो विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देगा, और इसके जो पदेन यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जबकि उपाध्यक्ष आयोग या फिर आप कहते हैं शासी निकाय की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष मैंने आपको बताया राजीव कुमार है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया और ये 1 जनवरी 2015 को किया गया। लेकिन आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, योजना आयोग की जो स्थापना है वो आपके 15 मार्च, याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था और ये नियोगी समिति की सिफारिश पे किया गया था।
यह एक संविधानेतर संस्था थी और इसका जो प्रमुख कार्य था वो पंचवर्षीय योजना बनाना था। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका योजना आयोग और नीति आयोग। इसके अलावा एक और होता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो होती है वो 6 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और ये क्यों की गई थी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी कि यह जो है योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अनुमति प्रदान करता था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, नीति आयोग के बारे में पढ़ा, योजना आयोग के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं के आयात पर, ऑप्शन बी है वस्तुओं के निर्यात पर, ऑप्शन सी है वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन डी है वस्तुओं के विक्रय पर। तो उत्पाद शुल्क जो है यह किस प्रकार का कर है जो लगाया जाता है। ये मतलब ये किस पे लगाया जाता है, वस्तुओं के आयात पे लगाया जाता है, या वस्तुओं के उत्पादन पे लगाया जाता है, या वस्तुओं के निर्यात पे लगाया जाता है, या वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे लगाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। वस्तुओं के उत्पादन पर आपका उत्पाद शुल्क जो है ये लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क या इसे आप आबकारी या एक अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं, जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। कर विनिर्माण लगाने के बाद में जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है इस पे केंद्रीय शुल्क देना निश्चित हो जाता है। वस्तुओं के आयात पर आपके आयात कर लगाया जाता है और वस्तुओं के निर्यात पर आपके निर्यात कर लगाया जाता है, और वस्तुओं के विक्रय पर आपके बिक्री कर लगाया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भारतीय वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है। 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 जुलाई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है। देखिए आप लोगों से कहना ना पड़े, बहुत ही शानदार। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है भैया क्लास को शेयर करें और चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो वित्तीय वर्ष जो है भारतीय ये आपके 1 अप्रैल को शुरू होता है। ठीक है। वित्त वर्ष क्या होता है चलिए बात करते हैं। वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है और इसकी 12 माह की अवधि होती है, जो आपके प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। इसी हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा कि तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार, ऑप्शन सी है शेयर बाजार, ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के शेयर बाजार पक्ष से संबंधित है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, और नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो बताइए कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन। जी हाँ साथियों, ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति क्या होती है। तो पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा और किसानों की इनकम को दुगनी करने की अवधारणा को नीली क्रांति कहा जाता है। यह भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर आपके 1990 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था और यह तब किया गया था जब केंद्र सरकार ने मछली किसान व्यवसाय एजेंसी FFDA का प्रायोजित किया था, यानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। जब केंद्र सरकार ने
फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी मछली किसान व्यवसाय एजेंसी का प्रायोजित किया था, तब यह 1985-1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नीली क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम चीन से शुरू हुई थी, जहाँ की मछली पकड़ने का जो कार्य है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में इसकी शुरुआत 1985-1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। और भारत में नीली क्रांति के जनक की अगर बात किया जाए तो नाम याद रखिएगा, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, ये दो नाम आप याद रखिएगा। इन दोनों को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए कहता है 1920 को, ऑप्शन बी कहता है 1935 को, ऑप्शन सी कहता है 1947 को, ऑप्शन डी है 1949 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कोलकाता, उस समय कोलकाता था, वर्तमान में मुंबई हो गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हिल्टन रंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी और 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी, याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय बम्बई है। अगला प्रश्न है कि घाटे के वित्त का प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए है स्फीति, ऑप्शन बी है अपस्फीति, ऑप्शन सी है अवनमन यानी डिप्रेशन, ऑप्शन डी है मंदी यानी रेशन। तो घाटे के वित्त का प्रभाव क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मंदी रेशन। घाटे के वित्त का जो प्रभाव होता है वो मंदी होता है यानी रेशंस होता है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता या रोजगार सृजन। बताना आपको यह है, यहाँ भारत नहीं होगा, भारत होगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, भारत होगा। बताना आपको यह है कि भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि या औद्योगिक वृद्धि या आत्मनिर्भरता या रोजगार सृजन। तो बहुत ही आसान है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की जो आर्थिक योजना है उसका उद्देश्य ये नहीं होगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये तीनों होगा। औद्योगिक वृद्धि करना चाहेगा, आत्मनिर्भर बनाना चाहेगा, रोजगार सृजन करेगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कभी नहीं चाहेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी है संपत्ति कर, ऑप्शन डी है आयकर। तो क्या होगा इसका सही जवाब। आयकर यहाँ पे 2 बार आ गया है तो कोई बात नहीं, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिक्री कर। बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। बात करें आज के आखिरी प्रश्न 15 की, तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना को कब से लागू किया गया। ऑप्शन ए है 1998 को, ऑप्शन बी है 2009 को, ऑप्शन सी है 2015 को, ऑप्शन डी है 2011 को। तो बताइए भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना कब से लागू किया गया, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2015। 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये लागू किया गया। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उनके इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी हमने देखा। तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।